चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन। वर्क डन को कैलकुलेट करना है, किस लिए? रोटेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मौजूद है, उस डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन का कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। यूनिफॉर्म बनाने का तरीका, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहलाती हैं। अगर पैरेलल है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन दर्शाया गया है, हर जगह इंटेंसिटी E है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक डाइपोल AB, डाइपोल -q और +q चार्ज से मिलकर बना हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। एंगुलर पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा, इस पोजीशन पर यह रखा हुआ दर्शाया गया है। आप जानते हो कि जब कोई डाइपोल को फील्ड में रखते हो तो माइनस चार्ज बॉडी पर, माइनस वाले पोल पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स F = EQ लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में F = EQ। तो इस डायपोल पर EQ दोनों पोल पर फोर्स की वैल्यू बराबर और अपोजिट होने के कारण आप बिल्कुल कंक्लूजन रिजल्ट ले सकते हैं कि अगर कोई डायपोल फील्ड में मौजूद है तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। क्यों? इक्वल अपोजिट, फोर्स का वेक्टर सम 0, तो नेट फोर्स 0। लेकिन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग है, इसलिए ये कपल ऑफ फोर्स इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और इस प्रॉपर्टी को टार्क बोलते हैं। इसके ऊपर टार्क लगेगा, और वह टार्क क्या कोशिश करेगा? इस डायपोल की मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड की डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन हो जाएगी तब वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरीके से होगी, यह इसको ऐसे रोटेट कर देगा, यह इसको ऐसे रोटेट करेगा, -q यहां आ जाए, +q यहां आ जाए, -q to +q डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन होती है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो वह डायपोल फील्ड के भीतर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। कंफर्म हो गई बात कि इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर टार्क इसको फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर रोटेट करने में, अगर फील्ड के अगेंस्ट उल्टा रोटेट करना चाहते हो तब एक्सटर्नल वर्कर को फील्ड के द्वारा लगने वाले टार्क की अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करना पड़ेगा, और रोटेट करने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। लीनियर मोशन में हम लोग वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोटेशनल मोशन में टार्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क की वैल्यू होती है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह कब वर्क की वैल्यू? dW, स्मॉल एंगल डिस्प्लेस करने पर स्मॉल वर्क रोटेशनल मोशन में टॉर्क के द्वारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते वक्त वर्क डन की वैल्यू होती है। अब हम लोग पीछे से पढ़े हुए हैं कि अगर थीटा एंगल पर डायपोल रखा हुआ है तो इस डायपोल पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू होती है PE sin थीटा। ये क्या होता है? टॉर्क, जिसका कैलकुलेशन हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अगर थीटा पोजीशन पर टार्क यह है और इस पोजीशन से डी थीटा एंगल और रोटेट करना चाहते हो तो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाउ की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, PE sin थीटा डी थीटा हो गया रिलेशन 1।
बट अगर इस डायपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में टोटल वर्क करना होगा, तो इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके रिजल्ट ले लेंगे। θ1 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, θ1 कोई पहले एंगल था θ1 और θ2 तक इसको इस एंगल से इस एंगल तक ऐसे कर दिए रोटेट किया जा रहा है। θ1 θ2 PE sin थीटा डी थीटा, कांस्टेंट को बाहर P और E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर θ1 θ2 sin थीटा डी थीटा। PE sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। θ1 टू θ2 लिमिट लगा दिया। अब इसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। PE अपर लिमिट लगा करके लोअर लिमिट को घटा देते हैं, माइनस कास θ2 माइनस माइनस प्लस कास θ1, तो ये रिजल्ट मिल गया PE cos θ1 माइनस कास θ2। ये किसका फॉर्मूला बन गया? रिजल्ट मिल गया हम लोगों को कि डायपोल को एंगल θ1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन θ1 पर था और फाइनल पोजीशन θ2 तक रोटेट करने में वर्क डन की वैल्यू, यही हमको कैलकुलेट करना था। इसी में अगर हम केसेस की बात करें, केस फर्स्ट θ1 जो है 0 डिग्री ले लें, इसका मतलब कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और फिर θ2 किसी एंगल थीटा तक रोटेट करें, तो फार्मूले में θ1 की जगह 0, cos 0 की वैल्यू 1, तब वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगी PE 1 माइनस cos थीटा। ये केस फर्स्ट हो गया कि 0 पोजीशन से थीटा पोजीशन तक रोटेट करने में। केस सेकंड में आइए, अगर हम कह दें कि θ1 की वैल्यू 0 है और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री रख दें, तब वर्क डन की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट करिए। 0 और 90, 0 cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब W इक्वल टू PE 1 माइनस 0 मीन्स PE। यह हो गया। केस थर्ड में बात करें, θ1 इक्वल टू 0 डिग्री और θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स ये माइनस प्लस पूरा रोटेट कर जाए, और जब इस तरीके से हो जाएगा तो वह पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पड़ी जाती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन यह होगी, यहां माइनस क्यू आ जाएगा, यहां प्लस क्यू बन जाएगा, तब 180 पे आ जाएगा, और यहां पर पहले माइनस क्यू यहां है, प्लस क्यू अगर यहां है, तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहलाएगी। और इस केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे PE cos 0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, माइनस 1, cos 180 माइनस 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 प्लस 1 मीन्स 2PE, ये वर्क डन। इस तरीके से हम लोगों ने केसेस पढ़ लिया। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग जानते हैं कि 0 लेवल पोजीशन से किसी पोजीशन में लाने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से अगर प्लस चार्ज बॉडी को इस पॉइंट तक ले आए और माइनस बॉडी को इनफाइनाइट से माइनस क्यू को यहां ले आ दें और प्लस क्यू को यहां ले आए, चूंकि इनफाइनाइट से इस क्यू तक लाने में जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहां भी है। इस प्लस क्यू को लाने में एक्सटर्नल वर्क के द्वारा जो वर्क होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहां पर उतनी ही वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर यह डाइपोल इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर
परपेंडिकुलर पोजीशन में ला करके स्टेबल किया जाए तो नेट वर्क 0 हो जाएगा, प्लस वर्क इक्वल माइनस वर्क इक्वल। तब यह डायपोल अगर फील्ड के भीतर फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री पर रखा हुआ है तब वह 0 एनर्जी लेवल में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू को लाने पर प्लस वर्क और माइनस क्यू को लाने पर माइनस वर्क, वर्क इक्वल नेट वर्क 0। अब क्या कहें कि अब ला करके अगर इसको रोटेट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पर, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, मैंने ऐसे इसको ले आया, 0 लेवल पर माना गया और फिर थीटा एंगल तक रोटेट किया और रोटेशन का फॉर्मूला हमारे पास पता है। तो थीटा 1 पहले पोजीशन क्या थी? 90 डिग्री पे थी। थीटा 2 क्या था? थीटा में आ गया। तब जो वर्क डन होगा यही वर्क डन नेट वर्क होगा, क्योंकि यहां वर्क 0 हो चुका है, केवल रोटेशन में ही वर्क कैलकुलेट होगा। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं पीई cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो पीई 0 माइनस cos थीटा मीन्स माइनस पीई cos थीटा। ये वर्क डन, और वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर थीटा एंगुलर पोजीशन पर रखे गए डायपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। ये पोजीशन इसकी बन गई कि थीटा ऐसे बना दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है डायपोल, थीटा एंगल पर, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होगा। लेकिन अगर यही डायपोल फील्ड के पैरेलल हो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तब थीटा की वैल्यू यहां 0 हो गई, थीटा की वैल्यू 0 हो गई। उस केस में 0 एंगल पर cos 0 की वैल्यू 1 माइनस पीई पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर ऐसे कहें अनस्टेबल माना जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू यहां होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, थीटा 180 पर आ जाएगा, तब यह पोजीशन प्राप्त होगी। थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे जिसकी वैल्यू -1 होती है, तब u की वैल्यू प्लस पी बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे रख दें, 90 डिग्री पे डायपोल को रख दें cos 90 की वैल्यू, तब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। किसी भी जनरल पोजीशन पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर। इस तरीके से डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल के लिए और स्पेशल केस के लिए और रोटेशन में, इस तरीके से डायपोल के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली स्टडी कर लिया।